आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। चलिए, लेखक का नाम है गुणाकार मूले। जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी, महाराष्ट्र के अमरावती जिला में, और निधन 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई है। मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में गणित विषय में एमए किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं हम लोग। अक्षरों की कहानी इनके द्वारा रचित दूसरी रचनाएं हैं। भारत इतिहास और संस्कृति, ये दूसरी है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, तीसरी। सौरमंडल, चौथी। सूर्य, पांचवी। नक्षत्र लोक, छठी। भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि। ये कुछ रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। प्रस्तुत पाठ गुणाकार मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं सारांश की तरफ। प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकार मूले जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में और उसके व्यवहार के बारे में अपना विचार इसमें लिखा है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, संस्कृत, नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में बोली जाने वाली भाषा, भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल हो, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ की लिपियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि में से विकसित हुई हैं। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी कई शासकों ने लिपि का प्रयोग किया है, जैसे 11वीं सदी में राजराज और राजेंद्र, ये दोनों राजा हुआ करते थे। ये राजराज के पुत्र हुए राजेंद्र। जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है, तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य। इसी प्रकार 9वीं सदी के बरगुन का पल्लियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है।
तो 11वीं सदी में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह इत्यादि शासकों ने भी सिक्के पर नागरी शब्द ही खुदवाए। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में रामसी शब्द अंकित है। ध्यान रखिएगा, रामसी शब्द। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी सिद्धम लिपि अक्षर तिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस लिपि को नागरी, देवनागरी, नंदी नागरी क्यों कहते हैं? नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है, सबका विचार अलग अलग है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, किसने? नागर ब्राह्मण ने। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर में तो मात्र नगर है, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए इनका नाम देवनागरी पड़ा है। ठीक है, देवताओं के नगरी होने के कारण काशी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? देवनागरी। अल-बरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया था। किसके अनुसार? ध्यान रखेंगे, अल-बरूनी के अनुसार। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत के स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागरी शैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थापत्य शैली को। ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के स्थापत्य शैली को नागरी शैली कहा जाता है। यह नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। ध्यान रखेंगे, नागरी उत्तर भारत में उस टाइम पे सबसे बड़ा नगर कौन हुआ करता था? तो पटना हुआ करता था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी इनका नाम रख दिया हो। ठीक है, अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सार्वदेशिक हो गई थी। इसलिए नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन फिर हम लेके आएंगे और क्वेश्चन इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव शुरू करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारांश के साथ वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।